मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार का एक मुख्य कारण पारिवारिक विकृति है। विकृत परिवार का अर्थ वह परिवार है जिसके सदस्यों के बीच हमेशा द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और अपने बच्चों के साथ समुचित व्यवहार करने में वो असमर्थ होते हैं। माता पिता के साथ उनका जो है संबंध वो बहुत बेकार होता है, वो तनाव में हमेशा रहते हैं। परिणामतः उनके बच्चे जो हैं असामान्यता के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है दोषपूर्ण प्राथमिक समाजीकरण। मनोरोगात्मक व्यवहार अर्थात असामान्य जो है व्यवहार के विकसित होने का एक मुख्य आधार दोषपूर्ण सामाजिक समाजीकरण। यदि सच पूछा जाए कि बच्चों का स्वास्थ्य विकास का मौलिक आधार प्राथमिक समाजीकरण ही है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के अंतिम चरण तक चलता रहता है, लेकिन इसका जो है मुख्य पक्ष प्राथमिक समाजीकरण है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज के मूल्यों तथा अपनी सामाजिक भूमिका के बीच समाकलन स्थापित कर पाते हैं। यही समाकलन बालक के विकास की आधारशिला होती है, लेकिन समाज के मूल्यों तथा सामाजिक भूमिका के विघटन से ही असामान्यता या असामान्य व्यवहार मनोरोगात्मक जो है व्यवहार का मूल स्रोत बन जाता है। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक वंचन। असामान्य व्यवहार अथवा जो है मानसिक विकृति का जो है विकास एक आधार सामाजिक आर्थिक वंचन भी है। कई अध्ययनों से पता चला है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के निम्न होने की स्थिति स्नायु विकृतियों तथा मनोविकृतियों के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। अचानक विघटनकारी आर्थिक परिवर्तन की स्थिति में तीव्र प्रतिबल के कारण व्यक्ति स्नायु विकृति या मनोविकृति का शिकार हो जाता है। चौथा है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन मनोरोगात्मक विकृति का एक सामाजिक कारण या कारक सामाजिक विघटन है। जैसे एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक स्तर पर विघटन होने लगता है तो समाज के लोग मनोरोगात्मक विकृति के शिकार होने लगते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक स्तर पर विघटन के परिणाम स्वरूप उस संस्कृति में रहने वाले नाना प्रकार के मानसिक विकृतियों से पीड़ित हो जाते हैं। पांचवा है गतिशीलता एवं प्रवासन, जिसको हम मोबिलिटी एंड माइग्रेशन भी बोलते हैं। असामान्यता के विकास में गतिशीलता तथा प्रवासन का भी हाथ होता है। सामाजिक विघटन के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ जाती है और लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर नए स्थानों पर जा बसते हैं, जहां उनमें सामाजिक कुछ समायोजन के लक्षण सहज ही विकसित हो जाते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल और अंत में आता है हमारा प्रवृत्ति प्रतिबल मॉडल, जिसको हम डाइथेसिस स्ट्रेस मॉडल भी बोलते हैं। तो आइए और उसको देख लेते हैं और आई थिंक इसके बाद हम फाइनलाइजेशन में घुस जाएंगे। इसके भी जो है इस प्रस्तुत मॉडल जो है दो पक्षों से संबंध है, जिन्हें प्रवृत्ति तथा प्रतिबल कहा जाता है। प्रवृत्ति या डाइथेसिस का अर्थ हो जाता है किसी मानसिक रोग या मनोरोगात्मक विकृति के विकास के प्रति पूर्ववृत्ति। इसी प्रकार प्रतिबल का अर्थ है अपने व्यक्तिगत साधनों से अधिक मांगों की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति प्रतिबल वस्तुतः जैविक मॉडल, मनोवैज्ञानिक मॉडल अथवा सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल की तरह कोई मॉडल नहीं है, बल्कि जो जैविक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के संकलन से उत्पन्न एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जैसे ऐसा संकलन जो मानसिक विकृति या मनोरोगात्मक व्यवहार के प्रति व्यक्ति में प्रवणता उत्पन्न कर देता है। इस प्रवणता, जिसको हम प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं, की स्थिति में यदि व्यक्ति ऐसे प्रतिबल से पीड़ित हो जाता है तो वो जो है उसके नियंत्रण से बाहर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो मानसिक विकृति से पीड़ित हो जाता है। इस मॉडल के अनुसार मानसिक विकृति या मानसिक रोग के विकास में व्यक्ति में पहले से मौजूद किसी असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति की प्रवृत्ति होती है, जो किसी तनावपूर्ण स्थिति के घटित होने पर विकसित हो जाती है। और इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक व्यक्ति प्रतिबल से सुरक्षित रहता है तब तक मानसिक विकृति की प्रवृत्तियां नियंत्रित रहती है। जैसे ही व्यक्ति प्रतिबल के सामने होता है तो यह प्रवृत्ति मानसिक रोग अथवा जो है असामान्य व्यवहार के रूप में फूट पड़ती है। परिवार में पत्नी या पति की जो है मृत्यु हो जाना, कोई खतरनाक दुर्घटना से ग्रसित हो जाना आदि
से उत्पन्न प्रतिबल की स्थिति सामान्य असामान्यता या मानसिक रोग के प्रति पूर्ववर्ती के नियंत्रण को तोड़ते हुए मानसिक रोग या सामान्य व्यवहार से पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार से जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रवृत्ति प्रतिबल मॉडल जो है यह सामान्य मनोरोगात्मक व्यवहार तथा मानसिक विकृति के विकास में डायथेसिस तथा प्रतिबल को जो है पूर्ववर्ती कारक माना गया है। इसके बाद मनोविदालता वगैरह जो आएंगे ये भी